दूर किसी जंगल में दो चिड़िया भाइयों का परिवार रहता था। अपनी अपनी शादी के बाद वो अलग अलग घर बना लेते हैं, लेकिन अचानक से बड़े भाई की मौत हो जाती है। कबूतर भाई, मेरे पति को क्या हुआ? कैसे ये पानी में गिरे? रानो बहन, मैं तो अपने खेतों से आ रहा था, तभी मैंने देखा टुन्नू पानी में गिरा पड़ा है, मगर अफसोस ये उस समय मर चुका था। मुझे तो लगता है कल भाई साहब जी ने ज्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में कुंडी में गिर गए। रानो भाभी, हम दोनों आपके साथ हैं। आज से खेतों का सारा काम मैं क्या करूँगा। इस तरह से छोटा भाई अपने बड़े भाई के काम को संभाल लेता है। टुन्नू चिड़िया की पत्नी रानो चिड़िया बहुत भोली थी, तो वहीं छोटे भाई की पत्नी बहुत चालाक। सुनिए जी, आप कब से भाई साहब के खेतों में काम करते हो और वो दोनों माँ बेटी महारानियों की तरह घर में रहती हैं। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, मगर ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ। वो टुन्नू तो मर गया है, और भाभी का क्या है, वो भी बूढ़ी होकर जल्दी ही मर जाएगी, तो ये पूरा खेत खलियान हमारा होगा। हम दोनों और हमारे बेटे राज करेंगे, राज। बड़े आए राज करने वाले। उसकी एक बेटी भी तो है और बहुत जल्द उसकी शादी हो रही है। वो और उसका पति सब संभाल लेंगे और तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या कहा? शादी? लेकिन इतनी जल्दी? ऐसे मोनू चिड़ा भागा भागा रानो के घर जाता है। रानो भाभी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आप टोनी बिटिया की शादी कर रही हो? हाँ मोनू, अच्छे परिवार से रिश्ता आया है तो मैंने भी हाँ कर दिया। और तुम कब तक हमारे खेतों का काम करोगे? एक बार शादी हो गई तो टोनी का पति सारा काम संभाल लेगा, फिर तुम्हें भी फुर्सत मिलेगी। लेकिन भाभी, इतनी जल्दी? एक बार मुझे बता तो दिया होता, लड़के पक्षी की मैं पूरी छानबीन कर लेता। अरे मोनू, आप ज्यादा चिंता ना करो। अपनी पड़ोस की गोरी कवि ये रिश्ता करवा रही है और बहुत अच्छे पक्षी हैं। बस मैं ये शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। शादी की बात सुनकर मोनू चिड़ा अंदर ही अंदर जल रहा था। वो अपने घर आ जाता है। पता चल गया, बहुत जल्द उस टोनी की शादी है। तुम बन गए नौकर जो उनके लिए काम करते रहे। अब फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी हमें। नहीं, मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। मैंने इतने सालों से उन खेतों में काम किया है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस तरह से वो दोनों पति पत्नी योजना बनाते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और टोनी चिड़िया की शादी हो जाती है। बेटा, अब हमारा सब कुछ तुम्हारा है। आप मेरी बेटी टोनी का ख्याल रखना। माँ जी, मैं टोनी का पूरा ख्याल रखूंगा। उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। रानू भाभी, मैं क्या बोलता हूँ, जाने से पहले दामाद जी को खेतों को दिखा लाएं। आखिर सारे खेतों की देखभाल इन्हें ही करनी है। ठीक है, जाओ बेटे, ये आपके चाचा जी हैं। आप इनके साथ हमारे खेतों पर चले जाओ। फिर चाचा चिड़िया टोनी के पति को अपने साथ ले जाता है। बेटे, ये देखो, जहाँ तक मेरा पंख है वहाँ तक के सारे खेत अपने ही हैं और एक बड़ा बाग भी है। चलो, मैं उसके मीठे मीठे फल खिलाता हूँ तुम्हें। ऐसे चाचा चिड़िया पिंटू को बाग भी ले जाता है और उसे एक अनार पेड़ से खाने को देता है। नहीं नहीं चाचा जी, इस समय मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। अरे, ये तेरे ससुराल के फल हैं, खाना तो तुझे पड़ेगा ही। ऐसे मना करते हुए चाचा चिड़ा वो अनार खिला देता है। अनार खा के वो दोनों वापस लौट आते हैं। मम्मा चिड़िया टोनी की विदाई कर देती है, मगर रास्ते में टोनी के पति की मौत हो जाती है। रानो बहन, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ऐसा भगवान किसी के भी साथ ना करे। रानो भाभी, टोनी बेटी, संभालो अपने आप को, होने को कोई नहीं डाल सकता। मम्मा चिड़िया और टोनी का तो रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी कवि उससे बोलती है, देख रानो, आखिर कब तक बेटी को घर में रखोगी? कोई अच्छा लड़का पक्षी देखकर इसकी दूसरी शादी कर दो। गोरी, पहले पति की विदाई के समय मौत हो गई। ऐसी खबर सुन के कौन मेरी बेटी का हाथ थामेगा? मैं तो डरती हूँ। वो सब तो नियति का खेल है, अब इसमें तुम्हारा
क्या दोस्त, चिंता छोड़ो, मेरी नजर में 2-3 रिश्ते हैं, तू बस हाँ कर। ठीक है गौरी बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो मेरी बेटी का घर बस जाए। आप बुला लेना उन्हें। फिर कुछ दिनों बाद टूनी की दूसरी शादी भी हो जाती है। चाचा चिड़िया फिर से वही चाल चलता है और दूसरे पति को भी जहर वाला अनार खिला के मार देता है। मार दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। जो भी टूनी से शादी करके मेरा सब कुछ लूट लेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। खेत बाग सब मेरा है और मेरे 2 बेटों का। इस तरह से अब जो भी पक्षी टूनी चिड़िया से शादी करता, चाचा चिड़िया उन सब की धोखे से जान ले लेता। हे भगवान, तूने मेरी बेटी के किस्मत में क्या लिख दिया। 4 शादियाँ हो चुकी हैं। अब तो टूनी से कोई शादी भी नहीं करेगा। जंगल के सभी पक्षी टूनी को मनहूस डायन चुड़ैल बोलते हैं। शादी वाले दिन ही 4 पतियों को खा गई। नहीं, कोई तो होगा जो मेरी बेटी का साथ देगा, उससे शादी करेगा। मेरी बेटी मनहूस नहीं है, ये सब उस विधाता का खेल है जो वो हम माँ बेटी के साथ खेल रहा है। ये सब बातें टूनी चिड़िया भी सुन रही थी। नहीं माँ, चाची सही बोलती हैं। मेरी 4 शादियाँ हुई और मेरे चारों पति एक एक करके मर गए। मैं मनहूस डायन हूँ। अब 5वीं शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। वाह पति जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब कोई भी टूनी से शादी नहीं करेगा और उसका सब कुछ हमारा। अगर कोई करेगा भी तो ऐसे ही मार दूंगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी तो खूब हंसते हैं। समय गुजरता गया। दूर किसी जंगल में एक बहुत गरीब परिवार था। जब उन्हें टूनी के बारे में पता चलता है तो वो टूनी से शादी करने को तैयार हो जाता है। देखें बेटा, मेरी टूनी की 4 शादी हो चुकी और चारों पति ही मर गए। ये सब जानते हुए भी आप मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं समझता हूँ जो भी हुआ उसमें टूनी की कोई गलती नहीं। सब बेकार का बोलते हैं और मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये बात सुनकर माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और अगले दिन टूनी की शादी मानूचड़े से हो जाती है। मानूचड़ा वहीं रहने लगता है। मानू जी, आप कहीं भी अकेले न जाना, मेरा दिल बहुत घबराता है। अब से पहले मेरे 4 पति मर चुके हैं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पत्नी जी, आप बच्चों जैसी बातें करती हो। अब काम करने के लिए अकेले तो जाना ही होगा और तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अपनी पत्नी टोनी को समझाकर मानूचड़ा खेतों पर चला जाता है। पति जी, इस 5वें पति को कैसे मारोगे? ये बहुत चालाक है। कितना भी चालाक हो, मैं उसे ऐसे ही मारूंगा जैसे बड़े भाई को मारा था, कुंडी में डुबो डुबो कर। ऐसे योजना कर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। रात को तेज तूफान और बारिश होती है। चाचा चाची का घर टूट जाता है। अपने घर में ही दबकर दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उनके दोनों बच्चों को रानो चिड़िया अपने घर ले जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आपका धन्यवाद। कालू कौवे, मौसम कल से ज्यादा ठंडा हो गया है। हो सकता है कल बर्फबारी हो, इसलिए हम सब पक्षी मिलकर पहाड़ों से गरम गरम रुई लाएंगे और अपने लिए गरम बिस्तर बनाएंगे। हाँ, तो मुझे क्यों अपना फालतू का भाषण दे रही हो? जहाँ जाना है जाएं। मैं तो सिर्फ आपको बताने आई थी, लेकिन तुम तो हमेशा अकेले अकेले ही रहते हो, कभी किसी से दोस्ती नहीं करते। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं तुम सबसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हूँ और ताकतवर भी। मुझे तुम जैसे छोटे पक्षियों से सलाह लेने की जरूरत। अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। कालू, सबको पता है इस बार जंगल में सर्दी का कहर बीतेगा। बर्फ गिरेगी, चारों तरफ सफेद धुंध रहेगी। ऐसे में आग और दाना हर घर में रहना बहुत जरूरी है। कोई मदद भी नहीं करेगा। एक बार कहो या 100 बार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। चिड़िया कालू कौवे को खूब समझाती है, मगर कालू कौवा कहाँ मानने वाला था। वो चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। हाँ, आई बड़ी छोटी चिड़िया मुझे सलाह देने। वो जानती नहीं है मैं कितना ताकतवर हूँ और मेरे पंख तो मोटे और बड़े बड़े हैं। ऐसी ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, पहले हम पहाड़ों से कपास लाएंगे और फिर सूखे जंगल से लकड़ी, तभी हम सर्दियों का सामना कर पाएंगे। ठीक है चिड़िया, हम ऐसा ही करेंगे। मगर वो कालू कौवा कहाँ है? क्या वो हमारे साथ नहीं आ रहा?
मिठू, मैंने कालू कौवे को बता दिया है, अब उसकी मर्जी, वो जाए या नहीं, हमें क्या लेना। दोस्तों, मैं अभी कालू कौवे को बुला कर लाता हूँ। वो तो पागल है, आखिर सर्दी तो सभी को लगती है, वो भी अपने लिए कुछ न कुछ ले ही आएगा। मैं जाता हूँ। मिठू तोते, कालू कौवे के पास जाना मतलब अपनी हंसी उड़वा के आना। मैंने खूब समझाया, मगर कालू कौवे को हम छोटे पक्षियों की बात समझ नहीं आती, वो जाना ही नहीं चाहता। मिठू, चिड़िया सही कहती है, कालू कौवे को अपने आप पर बहुत घमंड है, वो किसी की नहीं सुनता। हम चलते हैं। ऐसे वो सभी दोस्त सर्दी की तैयारियों के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं। वो शाम होने तक खूब मेहनत करते हैं। वो घोंसले गर्म रखने के लिए कपास का बिस्तर बनाते हैं और ढेर सारा दाना भी लाते हैं। कबूतर भैया, ये बिस्तर हमें जरा भी ठंड नहीं लगने देगा, ये बहुत गर्म होता है। हाँ चिड़िया, और मुझे तो दाना भी गरम मिला है, देखो मुझे बाजरा मिला है, ये तो मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगने देगा, सर्दी सर्दी गरम रखेगा। मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ, बिना बिस्तर के कोई बर्फबारी में कैसे जिंदा रहेगा, कहीं कालू कौवा मर ना जाए। मिठू तोते, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे सब आता है और हम सब से तो कहीं ज्यादा चालाक है। वो अपना जुगाड़ कहीं न कहीं कर लेगा, तभी तो हमारे साथ नहीं आया। कालू कौवा तो मजे से अपने घोंसले में सो रहा था। आखिर ऐसे ही रात हो जाती है, मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। ये ठंडी हवा कितना सुकून दे रही है मुझे, मैं मजे से सर्दी बिता सकता हूँ बिना किसी मेहनत के। ऐसे कालू कौवा पहले तो ठंडी ठंडी हवा का मजा लेता है, फिर बाद में ठंड बढ़ने लगती है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं, धीरे धीरे बर्फबारी होने लगती है। दूसरे सब पक्षी तो अपने कपास के बिस्तरों में मजे से बैठे थे, मगर कालू कौवे को ठंड सताने लगी थी। कबूतर जी, अगर चिड़िया की सलाह से आप ये कपास का गर्म बिस्तर नहीं बनाते तो ठंड से कांपते कांपते हम तो मर ही जाते। हाँ लूसी जी, ये तो आपने एकदम सही बोला, बाहर देखो कितनी ज्यादा ठंड है, ऐसे में बिना कंबल के पक्षी तो मर ही जाएंगे। ऐसे ठंडे मौसम में कालू कौवा तो अभी भी अपनी जगह पर बैठा था, उसे अब सर्दी भी लगने लगी थी। आज रात कड़ी ठंड है, मैं किसी के घर में रात बिता लेता हूँ, मगर कहाँ, अगर छोटे पक्षियों के पास गया तो वो मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ, वो थोड़ी दूर ही रहता है, इसी बहाने दाना भी फ्री का खा लूंगा। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ अपने दोस्त भूरे कौवे के घर जाता है। उसका दरवाजा खटखटाता है। भूरे दोस्त, मैं कालू कौवा तेरा दोस्त, जल्दी दरवाजा खोल। पति, इतनी रात को कौन आया है, मेरी तो नींद बिगाड़ दी, जरा देखें। सुंदरी जी, तुम सो जाओ, मैं देख कर आता हूँ कौन है। फिर भूरा कौवा जाके दरवाजा खोलता है। बड़ी देर कर दी दरवाजा खोलने में, मैं ठंड से यहाँ मरा जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बोल कालू, अंदर मेरी पत्नी सो रही है, वो जाग जाएगी। क्या कहा? तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। ओए कालू, मेरी लव मैरिज हुई है, मैं तुझे कैसे बुलाता, मैंने किसी को नहीं बुलाया, भागकर शादी की है, भागकर। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मुझे घर में ले चल, बाहर बहुत ठंड है, मैं रात बिताने के लिए यहाँ आया हूँ। कालू, कुछ तो शर्म कर, मेरी शादी हो चुकी है, पहले जैसी बात नहीं है, अब नई नई बहू आई है, ऐसे तुझे घर में नहीं रख सकता। ऐसे बोलकर भूरा कौवा घर का दरवाजा बंद कर लेता है। कालू कौवा तो देखता रह जाता है। शादी क्या होगी, बड़े नखरे करने लगा है ये तो, मैं भी अच्छा सबक सिखाऊंगा, कभी तो आएगा मेरे पास। फिर कालू कौवा यहाँ वहाँ देखता है और अपने उसी घोंसले में आ जाता है। वो अपने पंखों से खुद को ढकना चाहता था, मगर कड़ी सर्दी में उसके पंख कांप रहे थे और वो उल्टा ही गिर जाता है। अरे रे, ये क्या, मैं अपने पंख को फैला क्यों नहीं पा रहा, ये मुझे क्या हो रहा है, लगता है अब मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अच्छा होता जो चिड़िया की बात मान लेता। कालू कौवा ऐसे रोता हुआ सर्दी की रात बिताता है। धीरे धीरे उसके ऊपर बर्फ जम जाती है। वो सुबह होने तक पूरा बर्फ में जम जाता है। तभी चिड़िया की नजर कौवे के घोंसले पर जाती है। वो उसके पास आ जाती है। अरे, ये तो कालू कौवे के पैर हैं।
मुझे इसे बर्फ से बाहर निकालना होगा। फिर चिड़िया अपनी चोंच से बर्फ को दूर फेंकती है और कालू कौवे को बाहर निकालती है। कालू कौवे आंखें खोलो कालू कौवे, तुम बोलते क्यों नहीं हो? चिड़िया ऐसे कालू कौवे से बोल रही थी, मगर कालू कौवा तो चुप था। वहाँ पर और भी पक्षी जमा हो जाते हैं। चिड़िया, कालू कौवा मर गया। वो रात को तेज ठंड में मर गया। अब कालू कौवा कभी आंखें नहीं खोलेगा, और वैसे भी इस कड़ी सर्दी में कोई जिंदा नहीं रह पाता। जो घरों के अंदर रहते हैं वो ही बच पाते हैं। इस तरह से कालू कौवा अपने अहंकार के कारण मर जाता है। अगर वो चिड़िया के घर मदद मांगने जाता, शायद वो बच सकता था, लेकिन उसका घमंड उसे ले डूबता है, वो मर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सर्दियों का मौसम आने वाला था। जंगल के छोटे बड़े सभी पक्षी अपने गर्म घोंसले बनाने में लगे हुए थे। कालू, मैं हर बार की सर्दियों में मरना नहीं चाहती, और इस बार तो बर्फ गिरेगी, मुझे पहाड़ी वाले पक्षियों ने बताया है, इसलिए हम पहले ही अपना गर्म घोंसला बना लेंगे। ठीक है पत्नी जी, मैं आज ही घोंसला बनाने का सामान लाता हूँ। तब तक तुम एक मजबूत और घने पत्ते वाला पेड़ देखें, हम उसी पे अपना घोंसला बनाएंगे। ऐसे बातें कर कौवे भी अपना गर्म घोंसला बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। अरे, सब पक्षी सर्दियों की तैयारियों में लगे हुए हैं। एक मैं ही हूँ जो आराम से इस घोंसले में बैठी हुई हूँ। अगर मैं अंडा देने वाली न होती तो सबसे पहले अपना गर्म घोंसला बनाती। अब मैं क्या करूँ? वो चिड़िया ऐसे सोचती है, फिर अपने आप से बोलती है, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। मेरे अंडे से निकलने वाले बच्चे को इस घोंसले में ठंड लगेगी। वो नन्हा सा बच्चा ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे हिम्मत करके गर्म घोंसला बनाना ही होगा। ऐसे फैसला कर वो चिड़िया गर्म घोंसला बनाने के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे शाम भी हो जाती है। कालू कौवा तो एक ही बार में सूखी घास का ढेर ले आता है। वाह वाह मेरे सुंदर पति, एक ही बार में सूखे तिनकों का ढेर ले आए तुम तो। इसमें हमारा घोंसला पूरा बन जाएगा। गोरी कालू ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ से छोटी चिड़िया भी जा रही थी। उसके पास तो बस थोड़े से ही तिनके थे, जिन्हें देखकर कालू कौवा हंसते हुए बोलता है, मैं एक कालू कौवा हूँ, कोई छोटी कमजोर चिड़िया नहीं जो बस गिने चुने तिनके लाता। पूरा गट्ठर लाया हूँ बांध के। वाह कालू भैया, आपके काम की तारीफ करनी पड़ेगी, जो दूर पहाड़ों से इतना वजन लेके आए। फिर चिड़िया वहाँ से अपने घोंसले में आ जाती है। वो तो बहुत थक चुकी थी। अरे बाप रे, पहाड़ों से आना जाना कितना मुश्किल है। मेरे तो पंख ही दुखने लगे, लेकिन मुझे अब हर दिन जाना होगा। फिर थकी हारी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी तिनके लेने चली जाती है। जितना उससे हो पाता वो उतना वजन उठाती। इधर कौवों ने तो अपना पूरा घोंसला बस 2 ही दिनों में बना लिया था। इस बात का उन्हें बहुत घमंड था। देखा गौरी जी, हमने बस 2 दिन में ही अपना गर्म घोंसला बना लिया, और वो छोटी चिड़िया अभी तक पूरे तिनके भी जमा नहीं कर पाई। पति जी, जब बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी तब भी नहीं बन पाएगा इस चिड़िया का घर। ऐसे वो दोनों कौवे चिड़िया के ऊपर हंस रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई थी। चिड़िया ने पूरी लगन के साथ आधा घर तो बना लिया था। मेरा आधा घोंसला तो बन चुका, लेकिन अब ठंड भी पड़ने लगी है। जल्दी से अपना घोंसला पूरा कैसे करूं? इतने दिनों में तो बस ये ही बना पाई हूँ। चिड़िया ऐसे परेशान हो रही थी, तभी वहाँ से कालू गौरी गुजरते हैं। अरे रे, इस छोटी चिड़िया का घोंसला तो अभी भी नहीं बना, ठंड भी पड़नी शुरू हो गई। छोटी चिड़िया थोड़ी मेहनत करना भी जानती हो या यूं ही दिन बिता रही हो? अगर ऐसे ही काम किया तो अगली सर्दियों में जाके बनेगा पूरा घर। आपने सही कहा, ऐसे मेरा घर पूरा नहीं बनेगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अंडा देने वाली हूं, इसलिए जल्दी जल्दी उड़ा नहीं जाता। आप दोनों की बड़ी कृपा होगी अगर मेरी थोड़ी मदद कर दें तो। ना चिड़िया, हमें बहुत काम है। अभी भोजन जमा करना है, कपास ढूंढ के लानी है। अब ऐसे में तुम्हारी मदद कैसे कर सकेंगे? बस एक दिन के लिए
आपके साथ होने से मेरा अधूरा घोंसला पूरा बन जाएगा। कृपया कर मेरे साथ बस एक दिन घास लेवा के लाओ। एक बार कहा ना, हमें अपने काम भी करने हैं, तो पीछे क्यों पड़ रही हो? चले गौरी। ऐसे बोलकर कालू गौरी वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी चिड़िया भी अपने कामों को करने लगी थी। अब तो ठंड भी पूरी तरह से पड़ने लगी थी। अब चिड़िया ने 2 अंडे भी दे दिए थे। हे भगवान, अब तो मुझे अपने अंडों पे बैठना होगा। मैं अपना घोंसला कैसे पूरा कर पाऊंगी? जब मेरे अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे तो उन्हें ठंड से कैसे बचाऊंगी? यहाँ तक कि उन्हें खिलाने के लिए भोजन भी नहीं है मेरे पास। चिड़िया ऐसे बहुत दुखी थी, मगर कालू गौरी तो अपने घर की खिड़की से सब देख रहे थे। वो चिड़िया की हालत पर हंसने लगते हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया कैसे कांपती हुई अपने अंडों पे बैठी है। बेचारी अब तो कुछ भी नहीं कर सकती। इसका मेहनत से बनाया हुआ अधूरा घर भी बेकार है। हाँ गौरी, इससे अच्छा तो चिड़िया भोजन ही जमा कर लेती, कम से कम भूखी तो न मरती। लेकिन अब ठंड और भूख दोनों से मरेगी। कालू गौरी चिड़िया की मदद करने की बजाय उसे देखकर हंस रहे थे। एक रात चील माँ जंगल से उड़ रही थी, तभी उसकी नजर चिड़िया के अंडों पर जाती है। वो तो चिड़िया मम्मा के पास चली आती है। सब पक्षी अपने गरम गरम घोंसलों में छिपे हुए हैं, पर क्यों ये अकेली चिड़िया ही अपने अंडों के साथ बाहर क्यों बैठी है? फिर चील चिड़िया के पास आती है। चिड़िया तो बहुत डर जाती है। चिड़िया तो समझ गई थी अब तो चील उसके अंडे खाने वाली है। ना चील दी, भगवान के लिए मेरे अंडे ना खाना। ना छोटी चिड़िया, मुझसे मत डरो। मैं इस समय तुम्हारे अंडे खाने नहीं आई हूँ। क्या तुम्हें मालूम नहीं, इतनी ज्यादा ठंड में अंडों के अंदर जो बच्चे हैं वो मर जाएंगे। अंडों को गर्म रखना होता है और तुम तो खुले में बैठी हो। मैं क्या करूँ चील जी, मैंने अपना आधा गरम घोंसला तो बना लिया, मगर उसे पूरा ना कर पाई, इसलिए अभी तक यही हूँ। अगर इस कड़ाके की ठंड में ये छोटी चिड़िया ऐसे ही बैठी रही तो अंडों के साथ साथ ये भी मर जाएगी, जैसे मेरा बच्चा मर गया था। मुझे इसकी मदद करनी होगी। ऐसे सोचते हुए चील चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, हम चीलों के गर्म घोंसले तो नहीं होते, मगर गुफा है, उसमें तुम्हें जरा भी ठंड नहीं लगेगी और अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। तुम मेरे साथ चलो। नहीं चील जी, जो आपने मुझ पर दया की, मैं यही ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम यही सोच रही होगी मैं धोखे से तुझे अपने गुफा में ले जाकर तेरे अंडों को खा जाऊंगी, मगर मेरा विश्वास करो, मैं सच में तुझे तेरे अंडों को बचाना चाहती हूँ और सुबह होते ही मैं तेरा घर भी पूरा बनवाऊंगी। चिड़िया को चील की बातों पर भरोसा हो जाता है। वो उसके साथ अपने अंडों को लेकर गुफा में चली जाती है। चील अंडों को गर्म रखने के लिए बड़ी मुश्किल से आग जलाती है और कुछ ही देर में अंडे फूट जाते हैं। चील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप मुझे अपनी गुफा में नहीं लेकर आती तो मेरे नन्हे बच्चे अभी तक वहीं ठंड से मर रहे होते। छोटी चिड़िया, तुझे देखकर अपने बेटे की याद आ गई थी मुझे, जो ठंड में कांपते हुए मर गया, इसलिए तेरी मदद किए बिना मेरा जी नहीं माना। ऐसे वो दोनों रात भर बातें करती हैं। दूसरे दिन चील चिड़िया के घर को पूरा बनाती है, उसकी मदद करती है। शाम होने तक चिड़िया का पूरा घर बनके तैयार हो जाता है। लो चिड़िया, अब तुम्हारा गर्म घोंसला पूरा बन गया है। चील दी, मैंने कभी नहीं सोचा था एक चील पक्षी मेरी मदद करेगी। आप तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी तरह। छोटी चिड़िया, हम चीलों का भी दिल होता है, हर समय हमें बुरा ही न समझा करें।